हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण, जो हमने वर्ण परिचय और संज्ञा प्रकरण पढ़ा हुआ था, उसी का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसी का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें वर्ण विचार और संज्ञा के बारे संज्ञा प्रकरण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड की गई हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्यप है, यत है, ल्युट है, अक्तवतु है। तो देखिए, व्याकरण शब्द कैसे बना हुआ है। व्याकरण शब्द वी प्लस आ उपसर्ग, ये दोनों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और धातु कौन सी है? क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ठीक है, तो इनका यूज़ हुआ है। तो इसमें पूछा है कि प्रत्यय कौन सा है, तो कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। तो इसका क्यप, यत और अक्तवत नहीं होगा, 3rd नंबर ल्युट सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण में कितने विभाग हैं? संस्कृत व्याकरण में 1 विभाग है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 5। फर्स्ट नंबर में वर्ण विचार आता है, सेकंड नंबर में पद विचार आता है, थर्ड नंबर में वाक्य विचार, फोर्थ में चिन्ह विचार और 5वें नंबर पे छंद विचार। पांचवें नंबर पे क्या था? छंद विचार। ठीक है, फर्स्ट में वर्ण विचार, पद विचार, वाक्य विचार, चिन्ह और छंद। समझ में आया? ये कुल जो है 5 विभाग हैं जो संस्कृत व्याकरण के हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन नंबर 3 में है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो देखिए, माहेश्वर सूत्र हमने आपको एक श्लोक बताया था कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम नोद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानेत विमर्शे शिवसूत्र जालम। इसको शिवसूत्र जाल भी कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र की कुल संख्या जो है वो है 14। ठीक है, इसमें सभी वर्णों का उल्लेख है, स्वर व्यंजन सभी का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम वर्ण साम्याय और अक्षर साम्याय भी कहते हैं। ठीक, माहेश्वर सूत्र में सभी वर्ण का उल्लेख है, इसीलिए वर्ण समाम्नाय और अक्षर समाम्नाय कहते हैं। शिवसूत्र जालम भी कहते हैं। शिवसूत्र जाल कहाँ से ये जो है उत्पन्न हुआ था? भगवान शंकर के शिव के डमरू से। शिव ने जब डमरू बजाया था तो उसी से जो है ये माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ था। 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया था, तो उसी के नाद से ये संस्कृत का माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन, स्वतः उच्चरित होने वाले क्या कहे जाते हैं? स्वर कहे जाते हैं, व्यंजन, विसर्ग, अयोगवा। तो देखिए, स्वर क्या होता है? स्वर होता है स्वतंत्र स्वर। स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है। इसको उच्चरित करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं।
और विसर्ग जो होता है ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, स्वतः उच्चरित होने वाले स्वर कहे जाते हैं। इसके बाद पांचवा देखिए, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। स्पर्श वर्ण जो है 20 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं या फिर 35 होते हैं। तो स्पर्श वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है, 25 है। ठीक है, कादयो माँ वसाना, क्या है इसका सूत्र, कादयो माँ वसानाः स्पर्शाः। ठीक, मतलब स्पर्श वर्ण जो हैं वो कितने हैं, का से माँ तक जो भी है, का से लेके माँ तक, का से माँ तक जितने भी व्यंजन वर्ण है वो स्पर्श के अंतर्गत आते हैं और ये 5 वर्गों में विभक्त हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ऐसे करके ये 5 वर्गों में, और एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो अगर एक वर्ग में 5 वर्ण आता है तो 5 वर्ग होते हैं कुल, तो कितना हुआ, 5 पचम 25। इस तरह जो है वो कितने वर्ण हो जाएंगे, 25 वर्ण हो जाएंगे। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। इसके बाद 6 देखिए, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। अंतस्थ वर्ण वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। ठीक, स्वर और व्यंजन के बीच में हो उन्हें अंतस्थ कहते हैं। मतलब य, र, ल और व ये क्या कहे जाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। इनका उच्चारण मुख की वायु के स्थान से मुख में ही ठहरे हुए से होते हैं, मुख के अंदर ही होता है। अंतस्थ वर्ण कैसे, य देखो, य, र, ल, व ये मुख के अंदर ही इसका उच्चारण हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, ये य, र, ल, व होते हैं। राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। कुल कितने होते हैं, 4। अंतस्थ वर्ण कुल 4 होते हैं। इसके बाद देखिए ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण की बात की गई है। तो ऊष्म वर्ण जो होते हैं मुख की ऊष्म मतलब गर्म वायु के साथ उच्चरित होता है। स, स, श, ख, स, ह, श, ख, स, ह, मूर्धन्य स, तालव्य स, दंत्य स। ये क्या है, तालव्य, तालव्य श हो गया। ये क्या है, मूर्धन्य, मूर्धन्य हो गया। ये क्या है, दंत्य। ठीक, दंत्य हो गया। तो ये 3 सा के बारे में मैंने बता दिया। इन सा को क्या कहते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य। ये जो सीटी वाला सा, खटकोड़वा सा, ये सब जो बोलते थे वो हो गया। अभी अब जब हम बड़े हो जाते हैं ये सब बचपन में जो है बच्चों को सिखाने के लिए, बस कि उनको जो है अच्छे से याद रहे इसलिए बताया जाता था। बाकी इसका जो मूल रूप है वो ये है कि श को तालव्य, स मूर्धन्य, स दंत्य होता है। इसके बाद तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1st नंबर हो जाएगा। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। पहले देख लीजिए संयुक्त, तो छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या हो गए, संयुक्त वर्ण हो गए। का और श से मिलकर छ बना, त और र से मिलकर त्र बना, ज और इया से मिलकर ज्ञ बना, श और र
श्र कैसे बना, श और र, ये श प्लस र, ये हो गया श्र। ठीक, तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, छात्रांग्यास्र। उसके बाद 9 क्वेश्चन देखिए, किसी अन्य वर्ण के सहारे बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जो व्यंजन है, व्यंजन जो होता है वो व्यंजन क्या होता है, स्वर की सहायता से। जैसे हमने क का उच्चारण किया तो ये अभी इसमें स्वर मिला हुआ है, इसमें जब अ को मिलाएंगे तो ये जो है स्वर को मिलाने के बाद इसको बोला जा सकता है, नहीं तो ये आधा होता है। क है, हलंत लगा दिया प्लस आ, इसको मिलाया तो पूर्ण का बन गया। तो लेकिन कैसे इसको बोलना संभव हुआ, इसको बोलना उचित रूप से तब संभव हुआ जब इसमें हमने स्वर को मिला दिया, तो ये पूर्ण का बन गया। ठीक है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। स्वर वर्ण कितने होते हैं, देखिए स्वर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसके प्रमाण से जो स्वर होते हैं वो 9 होते हैं। ठीक, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वर वर्ण जो होते हैं वो कुल 9 होते हैं, लेकिन स्वर की संख्या 13 भी मानी गई है। अगर 9 का विकल्प ना हो आपके एग्ज़ाम के में जब क्वेश्चंस आएँ तो आप 13 सही करोगे। ठीक, मूल स्वर 5 होते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही होते हैं, आ ई उ री री। देखिए आ ई उ री री, ए ओ ऐ आओ। ये क्या है, ये अच के अंतर्गत आता है, ये जो है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में है। 9 हो गए ना टोटल, ये स्वर 9 है। लेकिन छोटी री, बड़ी री, ये सब चीज़ों को मिलाकर कुल जो है वो कितने हो जाते हैं, 13 स्वर हो जाते हैं। 13 स्वर में क्या क्या आता है, इस यहाँ पर बड़ा आ मिला देंगे। ठीक, यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, उसके बाद बड़ा ऊ हो जाएगा, उसके बाद बड़ा री हो जाएगा, री है ही। री का कभी दीर्घ नहीं होता है, याद रखिएगा, री हमेशा ह्रस्व स्वर में होता है। हो गए ना 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस तरह ये 13 हो जाते हैं। ठीक, और री जो है इसका दीर्घ नहीं होता है, सबका होता है लेकिन री का दीर्घ नहीं होता, ये हमेशा ह्रस्व होता है। क्वेश्चन में आया हुआ है, ये याद करके रखिएगा। तो इसमें जो है हम दोनों को मान लेते हैं, 9 और 13 को मान लेते हैं। प्रत्याहार की संख्या कितनी है, देखिए पाणिनि ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्याहार माने गए हैं, सबसे पहली बात। और वैयाकरणों ने जो है 44 माने हैं। पाणिनि ने कहीं कहीं पर 43 प्रत्याहार भी मिलते हैं। ठीक, ये कंफ्यूजिंग है प्रत्याहार, तो अभी फ़िलहाल इसमें 42 ही मानने का। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक, तो री, इस तरह री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि आपने पहले जो है वीडियो देखा हुआ होगा, क्योंकि उच्चारण स्थान का वीडियो मैंने स्पेशल बनाया हुआ है संस्कृत में, तो उसको अब आप देख लोगे तो आपको ये सारे सूत्र याद हो जाएंगे। जैसे उपदमानीय नाम ओष्ठव, ऋतुरसा नाम मूर्धा,
अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाके उसको अच्छे से देख सकते हो, आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। तो ये जो जश प्रत्याहार है इसमें वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। ठीक, जश प्रत्याहार में वर्ग का तृतीय वर्ण, जैसे जब, ग, ड, द, श, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। तो ये श तो इसमें हटा देंगे, क्योंकि हाँ ये श हटा देंगे। जब गढ़ द, तो जश प्रत्याहार, क्योंकि देखिए जब गढ़ द श नहीं आएगा, क्योंकि श जो है लास्ट वर्ण है ना, तो हम इसका प्रत्याहार, मैंने कल बताया था आपको प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, तो इसलिए जो श नहीं आएगा। अंतिम वर्ण हटा देते हैं ना प्रत्याहार बनाते समय, तो इसमें 1 2 3 4 5 वर्ण आएंगे। जब गढ़ द, श नहीं आएगा, क्योंकि जो हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम नहीं लेते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं लेकिन लास्ट वाला नहीं लेते हैं। तो वर्ग का तृतीय वर्ण, ठीक, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अघोष वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसका वो सूत्र जो वो 12 हो जाएगा। और क्या आता है इसमें, श, स, ख, श, ये 3 आ जाते हैं। ठीक, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क के बाद क्या आता है, ख आता है। ठीक, ऐसा। तो अघोष वर्ण जो है वो, अब यहाँ पर देख लिए, यहाँ पे खर है ना, तो इसी के हिसाब से आप मान लीजिए कि खर प्रत्याहार जो है उसके अंतर्गत ये अघोष वर्ण के, इसमें अघोष वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में। ठीक, वर्ग का पहला और दूसरा श, स, ये सारे वर्ण आते हैं। राइट आंसर सेकेंड। इसके बाद हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, स्वर आता है, विसर्ग, अंतस्थ या व्यंजन। तो देखिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन, व्यंजन पूरा व्यंजन जो है वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। इसके बाद देखिए अनुनासिक वर्णों का उच्चारण क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालु होता है, मुख नासिका होता है, दंत होता है। तो देखिए अनुनासिक और अननुनासिक कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से, फिर भी देख लीजिए। इसका जो सूत्र होता है मुख नासिका, वचनों अनुनासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिका। तो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मुख नासिका होता है। इसमें लिखा है ना, मुख और नासिका से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं वो अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पंचमाक्षर या मांगाणानामा और चंद्र बिंदु, ठीक, जैसे आँख हो गई, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। ठीक, आंगन हो गया,
ठीक, मांगना, ये सब चीज़ें जो होती हैं मतलब जिसमें चंद्रबिंदु हो ये अनुनासिक में आता है। और या माँ अंगा अड़ाना, ठीक, ये मंगड़ना नाम माँ भी आएगा। ये सब अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। मुख और नासिका से इसका उच्चारण होता है। 18 देख लीजिए, अच प्रत्याहार किसके अंतर्गत आता है? अच प्रत्याहार जो होता है वो व्यंजन में नहीं आता है, व्यंजन तो हल में आता है ना। स्वर, स्वर जो है वो अच कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ ई उ री री ए ऐ ओ औ। ये कुल कितने हो गए? 9, ठीक। ये 9 किस में आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं स्वर। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से होगा, ठीक। कंठ से का वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? जो हल प्रत्याहार आता है इसमें समस्त व्यंजन आते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 30 होते हैं, 32, 34, 33। तो 30 नहीं होते, 32 और 34 नहीं होते, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, ठीक। हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। दंत्योष्ठ में से उच्चरित होने वाले वर्ण, तो देखिए एक सूत्र है वकारस्य दंत ओष्ठौ, ठीक, वकारस्य दंत ओष्ठौ। तो इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चरित होगा? ये वा। दंत ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं? वा है। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में उच्चरित कितने उच्चारण स्थान हैं? तो कौन कितने उच्चारण स्थान हैं? 5 हैं, 6, 7, 8। तो पाणिनि ने कितने उच्चारण स्थान बताए हैं? 8 बताए हैं। 5, 6, 7 नहीं होगा, इसका राइट आंसर 8 होगा। वर्गों का पंचम वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है? पंचमाक्षर जो होते हैं वो इया माँ इया माँ अंगा अड़ा ना, 5 हो गए ना। ये पंचमाक्षर जो हैं वो कहाँ से उच्चरित होंगे? ये होंगे नासिका, ठीक। इमंगणना नाम नासिका, यामा अंगाणा नाम, ये 5 जो अक्षर हैं वो नासिका से उच्चरित होते हैं। अंतस्थ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ, मूर्धा, दंत, तालु। कंठ से नहीं होता है। अंतस्थ यर लावा, तो यर लावा का उच्चारण स्थान कंठ वाला तो कट कर देंगे पहले तो हम, तो जहाँ जहाँ कंठ है उसको कट कर देंगे, यहाँ यहाँ कंठ है, ठीक। इसके बाद देखिए ओष्ठ से भी, केवल ओष्ठ से नहीं हो, नासिका से भी नहीं होता है। देखिए पहले कंठ वाला हम कट कर देंगे, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब इसमें पहले तो अंतस्थ में देख लीजिए वर्ण कौन सा था? य, र, ला और वा, 4 वर्ण है ये। और इसमें नासिका भी नहीं होगा, नासिका भी कट हो जाएगा। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो तालु दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठा, ठीक। इचु यसा नाम तालु, यह आ गया। इस तरह मूर्धन और मूर्धा और दंत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। अंतस्थ का उच्चारण स्थान तालु दंतोष्ठ मूर्धा और दंत से होता है।
ऋतु रसानाम मूर्धा हो गया। ठीक, तो इसी तरह जो है आज की ये कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है और आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। आपको यहाँ से सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, वैदिक गुरु चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी करिएगा। ठीक, और हाँ, इसके बाद अभी और भी नए नए टॉपिक्स आपको एक एक करके बताएंगे, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस हैं। और अभी धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो आपको जो है वो सारे इंक्लूड करके, मतलब मिक्स करके क्वेश्चंस बताएंगे। भी तो केवल टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। हमने एक टॉपिक कवर किया, वर्ड विचार, फिर मैंने उसको क्या किया, आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, ये एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस, तो मैंने एग्ज़ाम से ही उठाए हैं ये क्वेश्चंस। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत बेनिफिट होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे जिसमें संस्कृत होगी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी बिहार का जो सुपर टेट होने वाला है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उसका सिलेबस देखा था, सबसे पहला ही है ये संज्ञा प्रकरण। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं और जितने भी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।